देखिए सबसे पहले हम लोग आएंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं, ठीक है। जी आपका बहुत कॉन्सेप्ट का भी मसला क्लियर हो जाएगा, साथ में हम जो है अभी इसको प्रैक्टिस भी कर ले रहे हैं, कोई मुश्किल का बात नहीं है, ठीक है। जी जी तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया इंटैंजिबल एसेट। तो अगर किसी के पास एक जनरल डेफिनेशन अगर पता हो कि इंटैंजिबल एसेट किसे कहते हैं, तो जनरल जी डेफिनेशन में इंटैंजिबल वो होता है जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, नो फिजिकल जी प्रेजेंस, नो विच फिजिकल वी कैन सी और टच। प्रेजेंस, ठीक है। तो उसका जो जी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वही है कि उसमें कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए होता, वो एक बात क्लियर है। अब रही बात दूसरी कि भैया और क्या होता है कि वो बिजनेस को वैल्यू देता है, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, यानी जी फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे बोल रहा है ए रिकॉग्नाइज्ड इंटैंजिबल एसेट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। जी A recognized intangible asset is amortized over its useful life। यूजफुल लाइफ। जी तो देखिए हम लोग जब टांजेबल एसेट बना रखते हैं, ठीक है, तो टांजेबल एसेट में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जी डेप्रिसिएशन जी डेप्रिसिएशन क्या होता है, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो जाता है ओवर द पीरियड जी अप्लाइंग द मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसी जी तरह इनटैंजिबल अगर कोई एसेट है, तो इनटैंजिबल एसेट में हमें क्या करते हैं, इनटैंजिबल एसेट में हम उसको अमोर्टाइज करते हैं। अमोर्टाइज करने का जो निंजा टेक्निक है, सबसे पहले क्या, जो उसकी लीगल लाइफ है उस पर कर लेंगे, फिर नहीं है तो यूजफुल लाइफ पे कर लेंगे, फिर नहीं होगा तो इकोनॉमिक लाइफ जो भी है, या लेफ्ट ओवर जो बैलेंस लाइफ है उस पर कर लेंगे। तो ये सारे हमने डिस्कशन किए हुए थे। अब सवाल बनता है कि अगर ऑलरेडी मैंने एक इंटेंजिबल एसेट्स बुक में रिकॉग्नाइज किया हुआ है, अब बोल रहा हूँ कि हमको क्या करना है, अमोर्टाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जी बोल रहा है कि पहला सवाल बोल रहा है, अनलेस द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज नॉट क्लियरली डिटर्मिनेबल। तो बोल रहा है कि तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमको उसका कंजम्पशन का पैटर्न नहीं पता हो। तो ये बात क्या है, ये गलत बात है, दिस इज नॉट द करेक्ट एनीमोर, ठीक है, पहला चीज। जी दूसरा है, unless if that लाइफ इज life is determined to be finite। finite का मतलब ये, अब इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि यूजफुल लाइफ हो सकता है, इकोनॉमिक लाइफ हो सकता है, और लीगल लाइफ हो सकता है। आप इसको किसी भी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब उसको हम अमोर्टाइज करेंगे डिफिनिट लाइफ। डिफिनिट का मतलब काउंटेबल, जो परफेक्ट। एक होता है डिफिनिट जिसको आप काउंट करोगे, एक होता है इंडेफिनिट जिसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे। तो डिफिनिट लाइफ में जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको अमोर्टाइज कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब आता है कि भाई सेकेंड पोर्शन हमारे पास क्या आता है, क्या ये, ए कॉरपोरेशन परचेज अ पेटेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर वन। कब खरीद लिया, ईयर वन के बिगिनिंग में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया, 22 साल तक। 22,108, and that was to be amortized over 17 years। कितने साल में उसको अमोर्टाइज 17 होना साल। है, 17 साल में उसको अमोर्टाइज होना है। ऑन जुलाई ऑफ ईयर 10। जुलाई ऑफ ईयर 10 का मतलब क्या होगा, सॉरी ईयर एंड का मतलब क्या है कि 7 कंप्लीटेड ईयर्स होगा। क्या होगा ये, 7 कंप्लीटेड ईयर्स होगा, और बाकी क्या होगा बताइए। 6 महीने हाँ, जी 6 महीना 6 महीने के, 8वें साल। हाँ एग्जैक्टली। तो बाकी का जो पैसा क्या हो जाएगा उसका, वो जो रिमेनिंग लाइफ है उस पे आ जाएगा, है ना। जी तो एक तो ये है अपने पास, हमारे पास समझने के लिए, कॉर्पोरेशन इनकर्ड द लीगल कॉस्ट ऑफ 11,400, ठीक है, 11,400 रुपया उसको क्या कर दिया है, इनकर किया गया है, टू सक्सेसफुली डिफेंड द क्लेम। डिफेंड द क्लेम का मतलब क्या होगा कि अब इस, आप क्या कर रहे हो, आपके जो पेटेंट है उस पर किसी ने ऑलरेडी अपना राइट बताया है कि नहीं भाई मैं इसे प्रूव करना चाह रहा हूँ, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ, तो आपने डिफेंड किया, यानी नाउ यू आर क्लेमिंग दैट कि नहीं ये पेटेंट तो मेरा है भाई। तो आपने इसके ऊपर लीगल कॉस्ट लगाए। द अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस दैट द कॉर्पोरेशन शुड रिकॉर्ड फॉर द ईयर 8। अब कहाँ पे हम
हमको बोल रहा है ईयर 8 में हमको कितना अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करना चाहिए, ईयर 8 में कितने अमोर्टाइजेशन हमें रिकॉर्ड करने चाहिए। तो हमको ये बताइए कि ईयर 8 में आप कितना अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कीजिएगा, थोड़ा आप हमें जनरल लॉजिक से बताइए। मेरा भी आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे भाई मैंने आपको कैलकुलेशन करने दिया है, मेरी आवाज नहीं है, मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू, कैन यू कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ। जी जी। मेरा भी स्क्रीन नहीं दिख रहा ना। नहीं मुझे दिख रहा है भाई, मेरा पूरा स्क्रीन जा रहा। 1300 आंसर है मेरा भी। ये 1300 तो मैंने लिखा है, पर ये सही आंसर नहीं है। ये 1300 तो हमने लिखा है, पर ये सही आंसर नहीं है भाई। दोबारा रिकैलकुलेट कीजिएगा। जी। 2250 आ रहा है मेरे में, मेरे को मतलब 2250। 2250 इसके अंदर है क्या? हम्म, कोई दिक्कत का बात नहीं है, कैलकुलेशन कीजिए, दिक्कत नहीं है। देखिए हमने आपके लिए हिंट्स लिखा था, वैसे आपने अप्लाई नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक हिंट्स दिखा 1300 रुपए का, समझ आया था ये हिंट्स? हेलो, जी मेरा भी। ये आपको हिंट समझ आया था 1300 का जो मैंने जी आपको? 1300 ये सो ये 17 साल का वो है हाँ, ये इंस्टॉलमेंट। हिंट समझ आया, लेकिन दूसरा हिंट्स भी मैंने यहाँ लिखा था कि 17 साल की टोटल एसेट थी 7.5 ईयर, यानी 1 जुलाई ऑफ ईयर 8 का मतलब 7.5 ईयर इज ऑलरेडी गॉन। जी। नाउ अभी 17 में से 7.5 निकालिएगा तो बचेगा कितना? 9 एंड 9.5। 5 ईयर्स। अब जो लीगल कॉस्ट जो आपने खर्च किया है टू डिफेंड टू ओन टू 9.5 द ईयर्स का है वो। प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब 9.5 ईयर्स इस 11,400 के ऊपर आएगा। तो इसको निकालिएगा, 11,400 डिवाइड बाई 9.5 यानी तो 1200 रुपया। और आपने कब इनकर किया? 1 जुलाई को, इसका मतलब आपको 50% सिर्फ मिलेगा, तो डिवाइड बाई 2, तो 600 रुपया इसका बन गया और 1300 इसका बन गया। तो दोनों को ऐड कीजिएगा, 1300 प्लस 600, इसका मतलब 1900, 1900। डबल जीरो।
जी ये कैलकुलेशन आपको समझ आया कि नहीं आया? आया महाराज भाई। तो आप कैसे मिस कर रहे थे जबकि हम आपके सामने हिंट्स पे हिंट्स लिखते जा रहे हैं? ये सब आदमी के लिए हिंट्स ही था ना। जी जी तब हम तो हिंट्स पे हिंट्स लिखे जा रहे थे आपके लिए। सही समझ आया ना? क्लियर है तो? जी 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 क्लियर है महाराज भाई, बिल्कुल क्लियर है। लॉजिक कितना क्लियर, लॉजिक में कोई डाउट नहीं है। जी अभी जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो आप लोग के प्रैक्टिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण आ रहा है ना? जी चलिए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट associated with an internally developed patent should be capitalized। ठीक है, दो कॉस्ट है, एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा है पेटेंट रजिस्ट्रेशन। क्या है दूसरा? पेटेंट रजिस्ट्रेशन। तो दोनों बोथ में ऑफ देम कौन यस सा? यस। एक मिनट सर, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, इसको समझना है। सबसे पहले सवाल में पॉइंट्स है। पहला क्या है कि भाई ये इंटरनली डेवलप है। क्या है? इंटरनली बाजार से डेवलप। परचेज नहीं है, आप ध्यान दें, इंटरनली डेवलप्ड है, ये बाजार से परचेज नहीं है। जी तो ये वाला मामला तो तो सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहिए था। अब जी सोचना ये चाहिए था आपको कि भाई ये जब इंटरनली डेवलप्ड है तो मैं इसे कैसे बनाऊं, मैं इसे कैसे लूं अपने बुक्स पे? हुँ? कैसे लूं? तो आपके पास बोल रहा है दो टाइप के कॉस्ट है, पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और दिस इज द फर्स्ट कॉस्ट, सेकंड इज द पेटेंट रजिस्ट्रेशन। देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कॉस्ट है वो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? एक्सपेंस में। नो। कहाँ चला जाएगा? जी एक्सपेंस में। जी पेटेंट रजिस्ट्रेशन को, चूंकि आपके पास पेटेंट आपने बना लिया, और रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है, लीगल कॉस्ट है, वो आप जी कैपिटलाइज करेंगे। तो ये जी पहला ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर जी। करेक्ट। इंटरनली डेवलप बोले तो मतलब समझे नहीं महाराज भाई, यानी कि क्या है रिसर्च कि एंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपने बिजनेस में कोई नया इनोवेशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर जी स्पेंडिंग करते हैं, आर एंड डी का जो कॉस्ट है। तो आर एंड डी आपका क्या होता है, आईएफआरएस में आर एंड डी जो कैपिटलाइज होता है उसके अच्छा। लिए एक कंसेप्ट था जिसको हमने डिस्कस किया था, पी ए आर ए टी करके, पैरेट्स। ठीक है, आर ए जी टी ई, जिसके अंदर हमने उसे बोला था कि वो पहला तो जो है वो एकदम उसकी इकोनॉमिकली वो होना चाहिए, कॉस्ट को हम रीजनेबली मेजर कर सके, ये इसका मतलब था कि रीजनेबली मेजर कर सके। फिर उसके बाद जो है एस्टिमेट्स करेक्ट ले सके, फिर उससे जो है हम उसको सेपरेट कर सके, कॉस्ट को हम सही से दिखा सके, तो उसके लिए हमने एक नेमोनिक्स यूज किया था, पैरेट्स। ठीक है, जब आप पुराना जी वो देखिएगा, जो राइटअप देखेगा उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि अभी हम यूएस गैप के हिसाब से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जनरल यूएस गैप का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करने वाले हैं। तो जो जी आर एन डी कॉस्ट है वो हमारा नो, यानी कि एक्सपेंस हो जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी कैपिटलाइज, बट पेटेंट रजिस्ट्रेशन, यस, लीगल कॉस्ट है, हम इसे कैपिटलाइज करें। ठीक है, जी आया? बाकी तो हमारे काम का नहीं था, कट कर दिया। सवाल नंबर 4 बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, न्यूमेरिकल से अच्छे से समझ के पढ़िएगा। बोल रहा है जुलाई को, 1 तारीख को, द कंपनी एक्वायर्ड अ पेटेंट, एक्वायर किया, परचेज है, on its new manufacturing process which streamline its production operation. The purpose of having this patent is that to streamline the operation. The cost of the patent is 17,000 and the company expects that the useful life of the new product will be 10 years, although the legal life is 17 years. So, अब दोनों में जो सबसे कम होएगा, that should be taken as the useful life for the purpose of calculation. The company is a calendar year corporation. महाराज भाई आपकी आवाज थोड़ी मिस मिस होके आ रही महाराज भाई। मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो है ये सवाल में हमारे पास यूजफुल लाइफ 10 साल है
लीगल लाइफ 17 साल है, तो दोनों में जो सबसे कम होएगा वही हम उसको अप्लाई कर सकेंगे। जी। बोल रहा है द कंपनी इज अ कैलेंडर ईयर कॉरपोरेशन एंड इट्स प्रिपेयरिंग इट्स 31 दिसंबर स्टेटमेंट। तो वो 30 तारीख को 31 दिसंबर को अपना बुक्स बनाता है। अभी हम कौन से डेट पे खड़े थे? जुलाई पे। चलो। इसका मतलब जब भी हम खड़े रहेंगे वो साल पे हम 6 मंथ का ही अपना डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन क्लेम कर पाएंगे। क्योंकि हम अभी इंटेंजिबल एसेट्स कर रहे हैं तो वी हैव टू थिंक फ्रॉम दी अमोर्टाइजेशन पर्सपेक्टिव। जी। 16,500 मिनज में। कितना? 16,500 एट विच अमाउंट शुड बी पेडेड डिबोटेड 31 दिसंबर फॉर एक्विजिशन 16,500। तो ये सवाल, ये हमारा टोटल कितना था? हमने खरीदा कितने का? 17,000 मिनज में। और हम कौन से तारीख पे हैं? 1 जुलाई। 10 1 जुलाई। साल जो कम है वो लेना बोले आप। हाँ ठीक है, 10 साल का कम हम 10 ले साल, रहे हैं। 10 साल का 1700 है पर ईयर। तो 1 साल का कितना होता है? 1700 उसके डिवाइड बाई 2। 17,000 डिवाइड बाई 10 यानी कि 1700। आधा कितना होता है? 850। 850। ये माइनस 17,000। जी 16,150। क्या हो गया भाई साहब, इतना स्पीड में करने का क्या है? हम अभी अब आजकल हम कैलकुलेटर लेके बैठ रहे हैं। क्यों? हमको ना समझ पे जीरो भरोसा है। एक नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकेगा वो। आई हैव जी नो ट्रस्ट। तो ही इज नॉट मेकिंग एनी कैलकुलेशन। आप जो कर रहे हैं वो मुझेबानी कर रहे हैं। बिलाल भाई डोंट थिंक ऑफ डूइंग कैलकुलेशन, सो आई नीड टू कैरी माई कैलकुलेटर। ठीक है? I don't know whether it is right or wrong, but this is what actually is happening with me. पहले कैलकुलेटर लेके बैठते थे बिलाल भाई, बिलाल भाई अब एकदम निश्चिंत हो गए, मतलब क्या है, कुछ नहीं है। मिराज भाई जो करेंगे वो सही है करेंगे, गलत तो करेंगे नहीं। वो एजम्पशन में वो लेके नहीं बैठ रहे। और हम मेरे ऐसा बात नहीं है, मेरे पास असल में थोड़ा सा एमिनिटीज की कमी हो गई है, कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एमिनिटीज, अभी एमिनिटीज का अकाउंटिंग करवाया जाएगा। कोई नहीं। 5 का आंसर होता है विच इज नॉट टू बी कंसीडर एज इंटेंजिबल एसेट। पढ़ के बताना है भैया। गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। काहे? वाई? पेटेंट्स वी कैन सी टच, कॉपीराइट्स आल्सो। पेटेंट को आप सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। No, no, we cannot see and touch. Intangible assets we cannot see and touch. तो उसका मतलब जी। थोड़ा पढ़े लिखे लैंग्वेज में नो फिजिकल सब्सटेंस। जी। तो बाकी इसका फिजिकल वैल्यू है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पर जी। जब ये बात आप लोग कर रहे हैं इंटेंजिबल, लग रहा है कि समझा समझा है, या एकदम ऐसा नहीं है, एकदम कोई नए टाइप का कुछ डिस्कशन चल रहा है, ऐसा तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर क्वालिफाइज फॉर द कैपिटल एसेट कैपिटलाइजेशन। यानी इसमें से एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करना है और साथ में मुझे बताना है कि भाई मैं कौन से कॉस्ट को कैपिटलाइज करूंगा। पहला, प्रोटोटाइप टेस्टिंग। मटेरियल यूज किया प्रोटोटाइप टेस्टिंग में, तो इसको सिंपली हम R&D में क्लासिफाई कर दें। जी। जी जी R&D is expense, all expense. करेक्ट। फिर कॉस्ट ऑफ मॉडिफाइंग इट्स डिजाइन, अगेन ये R&D में Also, डाल दे। जी। सैलरी फॉर डेवलपिंग, अगेन No R&D में expense. डाल दे। जी और खाली expense. लीगल है वो, चूंकि पीछे हमने एक सवाल किया हुआ था, तो New product जी। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल से समझ के करने का है। बोल रहा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड कंपनी इनकर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 1,36,000 in its laboratory relating to a patent that was granted on July 1. The cost of engineering, cost of registering the patent is equal to 34,000.
the cost of registering the patent life is 20 and estimated economic life is 10. तो दोनों में जो लोअर है वो ले लेंगे. 31st December, what amount should company report for the patent net of accumulated amortization? सवाल बहुत आसान है. कंपनी ने कुछ तो किया है, ठीक है, कुछ तो किया है, कुछ तो रिसर्च कर लिया है और रिसर्च उसका अप्रूव हुआ है 1 जुलाई को. जुलाई. इसका मतलब क्वेश्चन हमसे 6 मंथ के बारे में समझना चाह रहा है. अब सवाल बनता है कि मैंने इस सारे प्रोसेस में हम जो है 136,000 हमने कॉस्ट इनकर कर लिया, साथ में हमने पेटेंट का रजिस्ट्रेशन यानी कराने का जो कॉस्ट है वो हमारा 34,000 का है. हम सोच रहे थे कि इसकी जो लाइफ जो हमने पेटेंट बनाई है या पेटेंट का रजिस्ट्रेशन लिया है, गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड 20 years, बट ये पेटेंट से जो प्रोडक्शन करेंगे या इस पेटेंट को की एक्चुअल जो इकोनॉमिक लाइफ है वो है सिर्फ 10 years. तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लियर है कि दोनों में जो लोअर साल होगा वो हम ले लेंगे. तो वहां से हमने एक और नंबर ले लिया, ठीक है. अब हमसे बोल रहा है कि हमको नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन वैल्यू बताना है बैलेंस शीट के लिए, ठीक है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बहुत अच्छे से समझ के करने का है, कोई जल्दी नहीं. बता दीजिए. 161,500. फिर से बोला जाए प्रमोद भाई, फिर से बोलिए. 136,000 है ना, हाँ. प्लस 34,000 है ना, 170,000. तो 136 प्लस 34,000 170,000, यही ना. और इसका 1/10 कर देंगे तो 17,000 बनेगा. 70,000 divided by 2. हाफ कर देंगे तो 8,500. तो बनेगा 8,500 और वो माइनस कर देंगे इससे 161,500. तो 161,500. ये कैलकुलेशन आया हमारे प्रमोद भाई का. किसी और आदमी के पास कोई डिफरेंट कैलकुलेशन विद रीजनिंग है? नहीं, यही है मेरा भी. इसीलिए बोले थे सवाल को पढ़ के समझ के कीजिएगा. सवाल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस. दिस इज ओनली कैपिटलाइज्ड. 84,000. यस, जो कैपिटलाइज्ड होगा वही अमोर्टाइज्ड होगा. द होल कैलकुलेशन इज रॉन्ग. Wrong. इसीलिए मैं पहले बोला था प्लीज पढ़ के कीजिएगा. 32,300. अब बताने में तो कोई बहादुरी नहीं है, अब तो सिर्फ वो मैथमेटिक्स है. आई थिंक 1700 आएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा. आपको क्या लगता है एग्जाम आपको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएगा भाई? थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करे बगैर ये सब सवाल एग्जाम में बना पाइएगा क्या? ठीक है. अब मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ. आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है. और मैं सब आदमी से बारी बारी कुछ सवाल पूछूंगा और वो सवाल है इसकी अकाउंटिंग से रिलेटेड. मैं आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड. मुझे सवाल नंबर 1 आर ये सवाल जो हमने किया ना, whatever the question you did, I want to generalize this the whole transaction. Can somebody help me? पहला ट्रांजेक्शन क्या होगा, दूसरा ट्रांजेक्शन क्या होगा? Can somebody please help me? और मिराज में ये हमने जो किया ना, ये पूरी की पूरी क्वेश्चन नंबर 7 का मुझे जर्नल एंट्री करके बता सकते हैं क्या कोई आदमी? मुझे हेल्प कर सकते हैं इसको जर्नल करने में?
Okay, research and development expense debit, आप cash credit, पहले बोलिए क्या बोल रहे हैं फिर से? research and development expense, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट debit, credit, Cash. cash, 136 36. नंबर्स थोड़ा आगे पीछे लिख दूंगा, गलत होगा कोई बात नहीं है, पर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बताना है, दूसरे एंट्री बताना है। Number That 2, in the account, depreciation to amortization. 6 months. that in the account, फिर से बताइए ना, तुम सेकेंड एंट्री क्या बोली? Depreciation expense to amortization expense for patent. रमीज 34,000, 3,400. नहीं, रमीज भाई 1700. रमीज भाई पहले पेटेंट बुक करना पड़ेगा ना। आपको एसेट लाना होगा, तो आपको जी, तो पेटेंट patent Patent, account debtor तो to कैश cash, cash. जो लिखना है आपका 34. 34,000. ठीक है। तीसरा Depreciation account. अमोर्टाइजेशन Amortization, यहाँ यहाँ डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं होगा, अमोर्टाइजेशन ऑन पेटेंट patent, डेबिट टू पेटेंट या एक्यूमुलेटेड पेड डेप्रिसिएशन patent, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन Amortization. डिपेंड जो आप मेथड फॉलो कर रहे हो कर ले। चौथी एंट्री क्या होगी वो तो बता दें। was that पीएनएल डेबिट टू आर एंड डी एक्सपेंसेस 136,000। ये क्लियर हुआ क्या आपका? लास्ट एंट्री क्या है? मेराज भाई ये समझ में नहीं आया मेराज भाई। भाई ये एक्सपेंस आप नहीं पीएनएल में चार्ज कीजिएगा। तो एंट्री डाले ना मेराज भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश। तो एक्सपेंस तो पीएनएल में क्लोज नहीं करते हैं लास्ट में ईयर एंड पे। अच्छा अच्छा जी जी नॉमिनल अकाउंट होता है ना एक्सपेंस। हाँ, जी ओके ओके। जी जी शुड बी क्लोज्ड। ठीक है चलेगा। जी जी चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है, किसी को कोई इतराज है? नहीं। नहीं मैंने क्यों किया? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप एक बारी और खुद से करेंगे, क्योंकि एग्जाम जी अभी तक जो हमने 5 या 6 सवाल किए हैं उसमें ये सबसे मास्टर सम है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ कैलकुलेशंस भी आपका क्लियर हो रहा है। सो दिस इज लाइक एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो amortized over for 15 years ना मेराज भाई। क्या amortized question 20 साल पे हो रहा है ना भाई? नहीं। अच्छा लीगल में आपको 20 साल का परमिशन था, पर रियल तो आप 10 ही साल यूज कर पाएंगे ना, दोनों में लो आप। जी 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 चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप मार्क कर लें, मस्ट डू क्वेश्चन के लिए। चलिए amortized over 15 years regardless of its useful life, अच्छा क्योंकि लीगल है 15 साल है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में, हम तो 8 में अभी गए ही नहीं है, तो हम अभी आपसे कैसे बोलेंगे? जी बोला है द परचेज हैज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ लीगल लाइफ 15 years। पेटेंट। पहली बात तो परचेज पेटेंट है, तो ये तो एसेट तो है, इंटरनली जी डेवलप नहीं है, तो ये जी एसेट के डिफिनेशन को क्वालिफाई कर गया। जी रिमेनिंग लाइफ है, इसका मतलब बाजार में पहले किसी ने 5 साल 4 साल 10 साल 25 साल जो भी यूज करना था कर लिया, अब जो बचा है वो मेरे पास 15 साल है। ठीक है, तो जी उसको अब जितना साल हमें मिलेगा हम हम उतने भी साल में ही उसको अमोर्टाइज कर पाएंगे। जी ठीक है। यूजफुल लाइफ इफ लेस देन 15 ईयर, दैट इज एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, दिस इज 100% करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 का भी आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है। बोला अंडर आईएफआरएस an entity that acquire a intangible may use the revaluation model for subsequent
मेजर यानी रीवैल्यूएशन करना चाह रहा है। रीवैल्यूएशन में जनरली प्राइस क्या होता है, एप्रिशिएट हो जाता जी अप्रिशिएट होता है। है, एप्रिशिएट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बोले तो महाराज भाई? सब्सिक्वेंट का मतलब अभी किया बाद में, सब्सिक्वेंट का हिंदी मानी होता है बाद में, यानी जी अकाउंट्स अभी हमारा खत्म हुआ 2025 में, तो इसके जी। बाद का जो भी पीरियड है वो सब्सिक्वेंट पीरियड का है। अच्छा जी जी। तो ये सब्सिक्वेंट बाद के लिए टर्म में यूज होता है। चलिए 9 नंबर को थोड़ा सोच के लॉजिक के हिसाब से बताइए, क्या मतलब आपके माइंड में क्या लॉजिक चल रही है वो बताइए। बोल रहे हैं, देखिए हमने आपको बता दिया एप्रिसिएशन का मतलब एप्रिसिएशन, ठीक है। जी चलिए अब बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि यूजफुल लाइफ ऑफ द कैन बी रिलेबली डिटरमाइन, उससे उसके एसेट की वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं पड़ेगा। नहीं। आपके बुक्स पे उसको रिवैल्यूएशन करने नहीं मिलेगा, कहने का मतलब वो है, यहाँ पे सिर्फ आपसे रिवैल्यूएशन पूछ रहा है, आपसे सिर्फ रिवैल्यूएशन के बारे में पूछ रहा है, क्या मैं रिवैल्यूएशन करूँ, उसके लिए जी इसमें क्राइटेरिया बताना है। तो अगर मेरी लाइफ, अगर यूजफुल लाइफ जो है रिलेबली, एसेट कैन बी रिलेबली डिटरमाइंड, ठीक है, तो यूजफुल लाइफ से उसके रिवैल्यूएशन में कोई ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करता हो और हम उसको अगर बेचने जाएं, यानी मेरे पास वो कॉस्ट में 1 लाख का हो और उसकी जो मार्केट प्राइस है जिसको हम एफ बोल सकते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू 120,000 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 20,000 से रीवैल्यू कर सकते हैं। रीवैल्यू कर कितना से कर सकते हैं, 20,000 से। तो अगर मेरे लिए कोई मार्केट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कोई कॉम्पिटिटर उसको बाय करने के लिए रेडी है, महाराज भाई आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है महाराज भाई। हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन। हम बोल रहे हैं कि अगर कोई ये कोई कंपटीटर अगर उस आइटम को खरीदने के लिए रेडी हो पा रहा है, तब हम उसको क्या कर लेंगे, हम उसको रिलायबली हम रीवैल्यू कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसका कॉस्ट अभी अपने बुक्स में कम रखा है। कॉस्ट ऑफ जी मैंने 1 लाख रखा हुआ है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 120,000 है, तो हम अपने एसेट को रीवैल्यू कर सकते हैं 20,000 से। IFRS परमिट्स, IFRS उसको अलाउ करता है। करता है। जी जी। चलो अब now coming to the question number 10, legal fees incurred by a company in defending patent should be capitalized when outcome of the litigation is, पहला सवाल है सक्सेसफुल, दूसरा सवाल है अनसक्सेसफुल। तो ये सक्सेसफुल। पहला सवाल और दूसरा सवाल से मतलब ही नहीं है, अगर सक्सेसफुल है तो ही हम उसको यस बुक्स में जी। कैपिटलाइज करेंगे, अनसक्सेसफुल है नहीं। इमीडिएटली एक्सपेंस कर देंगे, यस नो। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। जी मतलब अनसक्सेसफुल का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, कोई ऑप्शन ही नहीं हम दे रहे हैं, ठीक है। नाउ जी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, गरे कंपनी हैज ग्रांटेड पेटेंट ऑन जनवरी 2 ईयर 5, जनवरी 2 ईयर 5, ईयर याद रखिएगा, एंड अप्रोप्रिएटली कैपिटलाइज 45,000, ये क्या है, ग्रांटेड है, किसी ने किया होगा, ठीक है, यानी ये इसने एप्लीकेशन दिया होगा और गवर्नमेंट मस्ट हैव गिवन द पेटेंट, ठीक है। 45,000 and appropriately capitalized 45,000 of related cost. Gade was amortizing the patent over its estimated life of 15 years. 15 साल में उसको amortize भी कर रहा है। During the year 8, अभी हम कहाँ पे थे, 5th ईयर पे थे, अब 8 years पे आ गए। Has 8 कितना, 8 पे during the year 8 paid 15,000 legal cost, is successfully defending the attempt for the infringement of the patent, and after the legal action was completed, Gray sold the patent to its plaintiff for 75,000 को। plaintiff का मतलब दूसरे वाले पार्टी को दे दिया, ठीक है। ग्रेज पॉलिसी इज टू टेक नो अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, वो बोलता है कि हम इसको अमोर्टाइज नहीं करते हैं, ये मेरी कंपनी की पॉलिसी है, वो कर सकता है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट आपका अकाउंट्स इसमें कुछ नया रूल नहीं बताता है,
ठीक है। ऐसा होता मेरे हाँ में हाँ, कि वो शायद ये कंपनी अपने पॉलिसीज में ले सकती है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है। अब हमें बताना है कि ईयर 8 में इनकम स्टेटमेंट में कितना गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट मुझे रिपोर्ट करना चाहिए। चलिए, ये थोड़ा सा एकदम सवाल को फिर से मैं ये कर दे रहा हूँ। उसे 5th ईयर में वो लेके आया था 45,000 का, उसको क्या था, एक पेटेंट था, ठीक है, 45,000 का। उसके बाद जिसकी लाइफ उसने 15 ईयर्स कंसिडर करी थी, जी उसके बाद ईयर 8 में यानी कि 3 साल के बाद ड्यूरिंग द ईयर 8, यानी 5 कंप्लीट हुआ, 6 कंप्लीट हुआ, 7 कंप्लीट हुआ, 3 इयर्स कंप्लीशन के बाद चौथे साल में जब वो जा रहा था तो ही गॉट सम लिटिगेशन, और लिटिगेशन वो जीत गया जिसमें 15,000 रुपये उसे लग गए लीगल कॉस्ट। उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो उसको अमोर्टाइज जो 15,000 है उसके देने के बाद अब वो क्या कर रहा है, वो ही इज नॉट कीपिंग द पेटेंट, ही इज सेलिंग द पेटेंट। इन दैट केस कितना प्रॉफिट हुआ, कितना गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट हुआ। तो देखिए हम इसको सबसे पहले ब्रेक करते हैं। हम आते हैं कहाँ पे, ईयर 5। मेरे लिए वो क्या है, टेक्निकली दैट इज माई ईयर 1। ठीक है। अब ईयर 5 में हमने कितने का पेटेंट लिया था, हमने अपने सवाल में पेटेंट लिया था 45 ईयर्स का। कितने का, 45,000 45 विद द 5 ईयर्स ऑफ, विद द 15 ईयर्स ऑफ लाइफ, विद द 15 ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी पर ईयर में हम कितना एक्सपेंस पे कर रहे हैं, हम अमोर्टाइज कर 3,000 रहे थे 3,000 3,000 3,000। अब मेरा 3 कंप्लीट ईयर्स है तो 3 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3,000 टू 3 9,000। 9,000 तो 45 में 9,000 निकल गया तो कितना बचा, माइनस 86 36,000। अब हमने ड्यूरिंग द ईयर 4 हमारा कितना हो गया था, हमारा ड्यूरिंग 15,000 द ईयर में हमने यूज 15,000 कर दिया था 15,000 का। ठीक है, तो 15,000 तक कर दिया, तो 15,000 से हमारा क्या हो गया, हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ के हमारी एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 51,000। अब 51,000 को मैंने कितने में बेचा है, 75। 75 तो कितना आंसर आना चाहिए, 24 24, यानी 51 माइनस 75,000, 5 24,000। तो 24 हमारा क्या होना चाहिए, गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट, गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट। तो इसका आंसर हमारे पास कितना लिखा जाएगा भाई। 24 हाँ, ये कैलकुलेशन सब समझ आया कि नहीं समझ आया। थोड़ा बहुत फिर से देखिए हमने बोला ईयर 5, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं ईयर 1, ठीक है, ऐसे जस्ट फॉर एग्जांपल। ईयर 5 में जनवरी में यानी 5 कंप्लीट हो गया, 6 कंप्लीट हो गया और 7 कंप्लीट हो गया, 7 को मिल गए 8वें साल में है यानी 3 कंप्लीटेड ईयर। तो 15 ईयर्स की उसकी लाइफ है, 45,000 का पेटेंट है, 45,000 डिवाइड बाय 15 ईयर्स यानी पर ईयर अमोर्टाइजेशन कितना आ रहा है, पर ईयर अमोर्टाइजेशन इज कमिंग 3,000 एंड ही यूज द एसेट फॉर 3 ईयर्स। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 9,000 का अमोर्टाइजेशन हो गया। तो 45,000 के एसेट में 9,000 का मैंने अमोर्टाइजेशन ऑलरेडी कर दिया। इसका मतलब यह है 45 माइनस 9,000। तो अब मेरे पास जो कैरिंग वैल्यू है, क्या है, कैरिंग वैल्यू इज 36,000 प्लस जी मैंने नया खर्चा किया कितना, 15,000 का लिटिगेशन कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड लीगल कॉस्ट। तो दोनों को हम इसको कैपिटलाइज करेंगे, इसके लिए हम 2-3 सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी मेरे लिए कैरिंग वैल्यू क्या है, 51,000, और हम उसको सेल कितना में कर रहे हैं, हम उसको सेल कर रहे हैं 75,000। 75 तो 75 माइनस 51 कीजिएगा तो आपका बन जाएगा 24,000। कितना बनेगा, 24,000। 24 नंबर। ठीक है। कमिंग टू द 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चंस को हम क्या कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। तो ये हमारा आंसर्स को 51 माइनस 75 करा 24, तो हमारे लिए करेक्ट हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोला कि हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट, दो है, एक गुडविल है, एक ट्रेडमार्क है। ध्यान दीजिएगा, दो एसेट के बारे में पूछ रहा है। इफ एनी एक्वायर्ड दिस ईयर in exchange of transaction of potentially
अगर मैंने एक्वायर किया, क्या कर दिया भैया, एक्वायर किया, which of the following assets if any acquired this year in an exchange transaction potentially amortized for public company। ठीक है, यानी हमने ये कुछ एसेट है जो हमने एक्वायर किया है, ठीक है। अब एक्वायर किया है, अब मुझे बोलना है कि इन एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन में, मतलब कोई एसेट के थ्रू हमने इन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, यानी हमने कोई बार्टर सिस्टम में बाय किया है, इसमें बाय किया होगा बार्टर में, यानी इसमें कोई कैश में नहीं किया होगा। आर पोटेंशियली अमोर्टाइज फॉर, इसमें कौन सा है जिसको हम पोटेंशियली और अमोर्टाइज करेंगे? गुडविल तो नहीं होता मेरा भाई अमोर्टाइज, गुडविल क्यों नहीं नहीं होता अमोर्टाइज होता? गुडविल। बताइए तो किसको, कोई गुडविल में डिप्रिसिएशन है ना? गुडविल में डेप्रिसिएशन है? क्या हो गया भाई साहब? नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी नहीं, सॉरी 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 नहीं, सॉरी दोनों भी सॉरी, ऐसे ऐसे मेरा भाई, दोनों दोनों दोनों, सॉरी सॉरी सॉरी। दोनों यस यस। एक मिनट, एक मिनट, सोच के बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो आप हमसे पूछना था कि दो चीजें आपके पास थी यहाँ पे, एक है गुडविल, दूसरी है ट्रेडमार्क। तो जनरली गुडविल इनफाइनाइट लाइफ की क्लियर है, जी ट्रेडमार्क का एक लाइफ होगा। जी और यहाँ सवाल क्या पूछा है, जनरल आपको आंसर करना है, एक्वायर, इसका मतलब अगर किसी की लाइफ डिफिनेट लाइफ है तो वो अमोर्टाइज हो सकती है, जी। और इनडेफिनेट लाइफ वाली चीजें क्या होती है, नो यस। इम्पेयर होती है भैया, इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए जाती तो मेरा भाई नो नो होता है ना मेरा भाई? है। तो अरे तो आपको पता तो चलना चाहिए, व्हाई यू हैव टू से नो। जी जी हाँ जी सही जी। देखिए हमको बोलिएगा, हम सबका आंसर लिख के दे देंगे, नहीं 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 मेरा भाई नहीं, बट अभी सीखना है मेरा। आप नो बोल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए गुडविल हैज ए जी इंडेफिनिट लाइफ, इनफाइनाइट लाइफ, एंड जी वो अमोर्टाइजेशन के लिए तो नंबर्स के कैसे डिवाइड करेंगे, जी जी इसीलिए जी उसको नो बोलना है। जी वरना वो रही बात इंटेंजिबल एसेट के डिफिनेशन में गुडविल भी फॉल करता है ना। जी मेरा भाई हाँ, तो ये बहुत बड़ा सवाल था, एग्जाम के लिए जी तो सबसे ज्यादा है, मतलब इट्स लाइक अ बाउंसर। जी जी उसके बाद यहाँ हमको बताइए, ये सवाल में गुडविल शुड बी टेस्टेड फॉर वैल्यू इम्पेयरमेंट एट द ईच ऑफ फॉलोइंग लेवल। ठीक है, तो हम जिस दिन इम्पेयरमेंट चैप्टर पढ़ाए थे उस दिन हम क्लियरली बोल दिया था, हर रिपोर्टिंग पीरियड पे आपको चेक करना है इम्पेयरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा जी। ठीक है, तो ईच रिपोर्टिंग डेट, ईच रिपोर्टिंग यूनिट, ईच रिपोर्टिंग डेट सब लेना है, ठीक है। 14 नंबर सवाल बोला, द कंपनी शुड रिकॉग्नाइज गुडविल इन इट्स बैलेंस शीट एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। पहला, बैलेंस शीट में कब लेंगे, तो हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई हमने अगर परचेज किया है तभी लेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन में नहीं लेंगे। जी पहला बोल रहा द कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ गुडविल, नहीं लेंगे, इंटरनली डेवलप्ड गुडविल इज नथिंग। डी 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 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज व्हेन यू परचेज द बिजनेस इट विल कम, दैट्स डी इज द जी करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए जी 15 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट about the reconciliation of US GAAP and IFRS। यानी दोनों के बीच में अब हमको कोई रिकन्सिलिएशन करना है, यानी आपने कोई बैलेंस शीट बनाया है या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, और दो एंटिटी यानी मतलब वो आपके जो यूजर्स हैं वो यूएस में भी है और यूके में भी है, तो आप अपनी बैलेंस शीट को या अपने एफएस को क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे एक रिपोर्ट, एक मेथड से दूसरे मेथड में। यानी यूएस गैप में अगर आपने all costs of research and development must be expensed under both US and IFRS मेरा भाई। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए तो भैया। all cost of R&D must be
under both an US GAAP and IFRS. अभी मैंने आपको आधा घंटा पहले बोला था कि यूएस वाले में एक्सपेंस होता है, यूके वाले में मैंने बोला था कि आईएफआरएस में कुछ एक कंडीशंस है पायरेट्स का, जिसमें आपको अगर वो रीजनेबली आप उसको एसेस कर सकते हैं और उसकी जो फिजिबिलिटी है फ्यूचर में वो बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करके देगा तो उसको कैपिटलाइज करेंगे। दोनों में ये सबसे बड़ा फर्क है, ठीक है। दिस इज द ओनली फर्क बिटवीन द आईएफआरएस एंड यूएस गैप रिपोर्टिंग। तो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ रिसर्च मस्ट बी एक्सपेंस बट कैपिटलाइज इफ they meet the specific criteria and this criteria was this। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन था, दोनों का डिफरेंशियल इसी पॉइंट पे था और कुछ नहीं। और कैसे एक्सपेंस कर दोगे, फिर रिकंसिलिएशन का महत्व क्या होगा, फिर क्या इम्पोर्टेंस रहेगा, फिर बोले भाई यही है, सेम है। एग्जाम्पल क्या रहता मेरा भाई, स्पेसिफिक क्राइटेरिया बोले तो आईएफआरएस में हाँ, एक बोलता है कि आपने कोई रिसर्च पे खर्चा किया, यानी आपने पैरासीटामोल डेवलप करने के लिए या उसका फार्मूला बनाने के लिए अपने यहाँ जो रिसर्च किया है, अगर आपकी पैरासीटामोल की जो फार्मूला है वो सही है और फ्यूचर में आप इसको प्रॉपरली रीजनेबली एसेस कर सकते हो वैल्यूएशन, और ये आपको बिजनेस बना के दे देगा, यानी इसका इकोनॉमिकली सब्सटेंशियली प्रूवन है, तो आप इसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट की तरह रख लो। अभी समझ गया मेरा। चलिए अब 16 नंबर सवाल का बताइए, जल्दी से जल्दी से। अगेन सेम क्वेश्चन है बट कुछ सोच के बताने का। नंबर ए मेरा भाई, नंबर ए बहुत 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 बोल रहा है यूएस डज नॉट अलाउ द कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। 100% सही बात है। इवन आफ्टर टेक्निकली फीजिबल वेयरएज आईएफआरएस डज, यानी टेक्निकली फीजिबल है, आईएफआरएस बोल रहा है अलाउ करो भाई, इसको कैपिटलाइज कर लो, बट यूएस गैप डज नॉट अलाउ इन एनी केसेस। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ा तो भाई, करेक्टली डिस्क्राइब करना है, करेक्टली डिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द आर&डी। करेंटली डिस्क्राइब होता आईएफआरएस। करेक्टली मतलब सही, मतलब आपके क्वेश्चन के हिसाब से सही कौन सा है इसमें बताएं। अच्छा, पहले बोल रहा है बोथ अलाउ कर रहा है कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये लाइन गलत है। गलत है, सेकंड वाला भी गलत है, गलत है, सेकंड वाला भी गलत है मेरा भाई, थर्ड वाला भी गलत है। यूएस अलाउ कैपिटलाइजेशन बिल्कुल गलत है। नंबर डी सही है मेरा भाई, एक्सपेंस सही है यहाँ तक। बोला आईएफआरएस रिसर्च टू बी एक्सपेंसिव बट अलाउ का मतलब फॉर कैपिटलाइजेशन जी, अगर वो फीजिबल है, अगर वो सही है, मतलब इकोनॉमिकली वैलिड है कि हाँ भाई उसको वो किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए एक छोटा सा चैप्टर मैंने आपके साथ 15 सवाल किए हैं, 17 सवाल, आप सिर्फ 2 सवाल सही आंसर किए हैं, सिर्फ 2 सवाल आपने सही आंसर किया, ओनली 2 आउट ऑफ 17, या लास्ट के 3 रिपीटेटिव सवाल थे, वन लैंग्वेज डिफरेंट था, बट लास्ट के भी 3 सवाल जो हैं बस ऐसे ही निकल गए। मान लीजिए उसको भी ले लिया तो 5 ही सवाल आप किए, 17 सवाल भी सही। तो कल का आपका एक छोटा सा टास्क है, क्या है टास्क, कल आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत छोटा सा टास्क है और इम्पोर्टेंट टास्क है। लीज जो है ना, लीज का हम आपसे कल पूरा क्वेश्चन करवाएंगे एंड दैट इज ऑलमोस्ट 15 और 17 क्वेश्चन। तो कल का आपका टास्क है, इसमें 27 लिखता है, लेकिन हम आपसे 20 क्वेश्चन कल करवाएंगे। आप करिएगा नहीं
तो भी हम करवाएंगे, क्योंकि लीज एक नहीं 27 कर लेंगे महाराज जी, पूरे 27 करेंगे, हाँ, मसला नहीं। तो आप एक बार नहीं भी दिल हो तो भी खाली क्वेश्चन रीड करके चले जाइएगा, जी, दैट इज योर होमवर्क। इफ यू आर नॉट पेज एबल टू नंबर डू, दे दीजिए ना महाराज भाई, पेज नंबर दे दीजिए बस। पेज नंबर 178 बुक्स अभी बिलाल भाई ने ग्रुप में शेयर कर दिया है, अभी आपके ग्रुप में भी रहेगा, आपको जाके बार बार डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। पेज नंबर 178 है भाई, लीज वाला चैप्टर है, और कोई मुश्किल वाला बात नहीं, लीज वाला चैप्टर है, ठीक है। कल हम आपसे पूरा क्वेश्चन करवाएंगे 27, तो कल आधा एक घंटा ज़्यादा लगे कम लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये जी है आज का ये। अगर एक्सप्लेनेशंस को दोबारा देखना अगर समझना है तो ऑलरेडी ये यूट्यूब पे भी रखा हुआ है, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक प्रमोद भाई कैसे हैं? लेफ्ट यू। जी महाराज भाई थोड़ा बात कर सकते हैं? हाँ, अब अल्तमस बाद में ज्वाइन करना, ठीक है, चलो। हाँ जी भाई बोलिए, बिल्कुल जी